पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज हम आपके लिए आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड का मदर ऑफ ऑल एनालिसिस लेके आए हैं। मदर ऑफ ऑल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि इससे अच्छा एनालिसिस हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, और ये कोई बहुत कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि आपको कम से कम YouTube पे इससे बेहतर एनालिसिस इस कंपनी का नहीं मिलेगा। हमने इस कंपनी का एनालिसिस पहले भी किए हुए हैं और आपको उससे बेहतर एनालिसिस भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज थोड़ा डीप डाउन जाके हम कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने पिछले इसके रिजल्ट्स की बेसिस पे एक असेसमेंट करके आपको बताई थी कि क्यों हमें लगता है कि इसके आने वाले 4 क्वार्टर्स में 40 रुपए तक की ईपीएस हो सकती है, और स्प्लिट के बाद 1 रुपए की ईपीएस हो 4 रुपए की सालाना ईपीएस हो सकती है। वो तो एक हाई लेवल था, लेकिन अब हम थोड़ा सा डीप डाउन जाके अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो इनकम है वो आती कहाँ से है, और वो आने वाले क्वार्टर्स में या 1-2 सालों में वो कितनी हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं। थोड़ा सा उस लेवल पे जाके देखेंगे। और आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, हम ये एनालिसिस आपके लिए कोई नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपना हर एनालिसिस सिर्फ अपने लिए करते हैं। लेकिन ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि अगर हमें, जब हम कोई डिटेल्ड एनालिसिस करें और हमें वो अच्छा लगे और उससे कोई नई चीज़ें पता लगें, तो फिर हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हम उसको अपने तक छुपा के नहीं रखते कि यार सिर्फ हम ही उससे फ़ायदा हासिल करें। बहरहाल उस एनालिसिस को आपने समझ के अपना फैसला खुद ही करना होता है। और ये एनालिसिस जो है, ये आज की वीडियो देखने के लिए, एनालिसिस को समझने के लिए आपका फाइनेंस का कुछ ना कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। बैकग्राउंड हर एक का नहीं होता, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो नॉलेज अगर आपके पास आज नहीं है, तो आप वो आराम से हमारी फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन वाली तकरीबन 1.5-2 घंटे की वीडियोस हैं, वो देख के हासिल कर सकते हैं, अगर आपकी नीयत सीखने की है तो। और अगर आपके पास फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, तो फिर चांसेस कम है कि आपको आज की बात की बहुत ज़्यादा समझ आए। तो उसको आपने खुद देखना है कि उसको कैसे लेके चलना है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अब ये देखें जी, अब यहाँ पे हम डेटा आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा आपको बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बाद में छोटा हो जाएगा क्योंकि डेटा ज़्यादा है, एक पेज पे उसको लाना ज़रूरी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में नज़र आएगा, लेकिन नहीं, अगर बहुत क्लियर नज़र आता, मतलब आप फुल एचडी पे देखेंगे तो नज़र आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे तमाम फिगर्स को हम बोलें और आप फिर सुन के उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर हम उसको नहीं कर सकेंगे, उसको ज़्यादा क्लियर। अच्छा, अब ये एक हमने यहाँ पे इसका डेटा कुछ पॉपुलेट किया है। पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। ये यहाँ पे क्वार्टर्स लिखे हैं, ये फाइनेंशियल क्वार्टर्स हैं, और आपने खुद से फिगर्स को देख के अपने अंदाजे लगाने की कोशिश नहीं करनी। आपको शायद ठीक से समझ ना आए, तो आप हमें फॉलो करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्वार्टर्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल क्वार्टर्स। ये जून से सितंबर वाला है, Q1 25 इनका जो फाइनेंशियल क्वार्टर है, और अभी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, वो है अक्टूबर से दिसंबर वाला। ये अभी जो क्वार्टर चल रहा है वो वाला है, और ये अगला क्वार्टर होगा अप्रैल से जून वाला, और ये पुराने क्वार्टर्स की थोड़ी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ फिगर्स, ये जो रेड वाली हैं, इनको हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे डेटा पॉपुलेट किया है। हम आपको सिर्फ एक Q2 25 का थोड़ा सा सिर्फ दिखा देते हैं कि कैसे किया है, ताकि आपको समझ आ जाए। इसकी हमने छोटी सी बैलेंस शीट यहाँ बनाई है। बैलेंस शीट के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसके होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन पे इस वक्त फोकस किया है। ये साथ हम यहाँ पे आपको अकाउंट्स दिखा देते हैं। ये है जी हाफ ईयरली के अकाउंट्स, जहाँ पे इनका जो मेन आइटम आ रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 50 बिलियन की। अब ये पूरा डिटेल्ड बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से असल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव ये निकालना है कि इस कंपनी की अर्निंग अगले साल में कैसी रह सकती है, थोड़ा सा फैक्ट्स की बेसिस पे। तो उसमें लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है और डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी।
तो वो यहाँ पे मिसिंग है। अगर कल को कोई शख्स पूरी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कर लेता है तो वो फादर ऑफ द एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन हम मदर ऑफ द एनालिसिस तक ही ठीक हैं। तो ये जो 50 बिलियन की इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस किस में है। अब इसमें कुछ इसकी सब्सिडरीज हैं, वो है आरिफ हबीब लिमिटेड, वो 2.2 बिलियन 2.2 बिलियन यहाँ पे हमने वो लिख लिया है, या 2287 मिलियन ये जो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इनकी एक ये नॉन लिस्टेड कंपनी है सचल एनर्जी, ये विंड का प्रोजेक्ट है, और विंड के प्रोजेक्ट्स में उस तरह हमें नहीं लगता कि इश्यूज हैं जैसे दूसरी आईपीपीस के हैं। तो वो यहाँ पे आ रही है, उसकी कॉस्ट 2746 2746 2.7 बिलियन। तो अब ये यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन डाल दी। अब कुछ इमटेरियल चीजें होंगी उनको हम इग्नोर करेंगे, जो बड़े बड़े आइटम्स हैं सिर्फ उन्हीं को लेके चलेंगे, क्योंकि एक हाई लेवल एनालिटिकल एनालिसिस ही आप इसको भी समझें। और बाकी जो उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छा आगे देखते हैं पहले कि उसके बाद कहाँ पे हैं। अब एसोसिएट्स में हैं। अच्छा ये भी समझने की जरूरत है कि जो सब्सिडरीज होती हैं वो जो उनकी परचेज प्राइस होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड होती हैं। मार्केट वैल्यू उनकी ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन इसकी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके 10 रुपए पे खरीदा था उसी प्राइस पे यहाँ पे शायद लिखा हो। और जो इनकी सब्सिडरीज वो होती हैं जिनमें या तो कंपनी की 50% से ज्यादा होल्डिंग है, या अगर उससे कम भी होल्डिंग है फिर भी कंट्रोल कंपनी के पास है। फिर एसोसिएट्स वो होती हैं आमतौर पे जिसमें 20 से 50% की होल्डिंग है, या फिर अगर 20 से कम है फिर भी कंपनी उसमें एक अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने के काबिल है। तो इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी एसोसिएट्स में, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फातिमा फर्टिलाइजर। उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 24.9 बिलियन, वो हमने यहाँ पे लिख दी 24.9 बिलियन, ठीक है। उसके बाद पावर सीमेंट है, वो भी आ गया। यहाँ पे पावर सीमेंट का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने इकट्ठा करके लिख दिया है, कुछ उन्होंने उसके प्रेफरेंस शेयर्स रखे हैं, कुछ दूसरे रखे हैं, तो टोटल करके यहाँ लिख दिया है। उसकी आ रही है 3 बिलियन तकरीबन, फिर जेवीडीसी की 9 बिलियन। और उसके बाद अगर आगे चले जाएं, अब छोटे मोटे जैसे इनका सेफ मिक्स है, वो इतना इमटेरियल अमाउंट है कि उसको अब डालने की जरूरत नहीं है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद कुछ इनके पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो इनका टोटल 7 बिलियन आ रहा था, वो हमने सिर्फ यहाँ पे लिख लिया है डालने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके नीचे आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिविडेंड इनकम, तो वो है 2.2 बिलियन, वो यहाँ पे लिखती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर एलिमेंट्स क्या हैं, बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें चल रही हैं। उसके बाद गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 11.7 बिलियन, वो यहाँ पे लिख दिया है। इनका नेट प्रॉफिट कितना आया इस क्वार्टर में, 11.8 बिलियन, वो यहाँ लिख दिया है, और ईपीएस यहाँ पे आ गई। ये उनके शेयर्स हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इससे डिवाइड भी करके निकाल लेंगे ये वैल्यू, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह Q1 की फिगर्स भी हमने यहाँ पे लिख दी, और Q4 की भी। और यहाँ पे ये है कि इन्होंने जेवीडीसी और पावर सीमेंट में ये अभी Q1 इस फाइनेंशियल ईयर के तब इन्वेस्टमेंट की है, उससे पहले नहीं थी, क्योंकि अच्छी कमाई हुई तो इन्होंने फालतू पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया और वो इनकी एसोसिएट्स बन गई। अब इसमें यह है कि एक चीज हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने कहीं पे ब्रेकअप नहीं दिया कि डिविडेंड इनकम इनको कितनी कितनी कहाँ कहाँ किस किस कंपनी से मिली, लेकिन अगर आप पूरे अकाउंट्स को खोलेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको जाके वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। असल में वो सारी की सारी कंपनियां इनकी रिलेटेड पार्टीज बन जाती हैं, तो कई जगह पे कंपनी ने ये डिस्क्लोज करना होता है कि उन्होंने रिलेटेड पार्टी से कितने पैसे लिए, उनको कितने पैसे दिए, तो उस हिसाब से वो वहां पे डिस्क्लोज हो जाती हैं। वरना ये इनके पास शायद रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसकी पूरी तफसील ये बताएं। असूली तौर पे बता देते तो अच्छा होता, लेकिन ये हमने ढूंढ ढूंढ के हमने निकाली हैं, जिन पे हम आगे भी बात करेंगे। तो ये यहाँ पे आप ये समझ लें कि बहुत ही हाई लेवल क्वार्टरली बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स आ गए हैं। अब हम इसमें आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे रेड फिगर्स क्या हैं, थोड़ा सा इनको लिंक करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, अब इसको आगे देखते हैं कि ये हमने फिगर्स, अच्छा यहाँ पे अब ये देखें, अब आप फातिमा फर्टिलाइजर का देखें, इनके पास फातिमा फर्टिलाइजर के जितने भी शेयर थे वो यहाँ पे उन्होंने उसकी जो है फेयर वैल्यू निकाली। फेयर वैल्यू किस तरह निकालेंगे, जो क्वार्टर के आखिरी डेट की उसकी प्राइस होगी मार्केट वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर्स को, तो फेयर वैल्यू आ जाएगी।
तो वो यहाँ पे Q4 में 16.4 बिलियन थी, Q1 में 25 में 18.9 बिलियन, फिर Q2 25 में 24.9 बिलियन। और इसको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे हमने उसकी ना ये वर्किंग्स निकाली हैं कि 30 जून को फातिमा फर्टिलाइजर की प्राइस थी 51.62 रुपये, उसके शेयर्स हैं यहाँ पे आगे कहीं लिंक हुए होंगे 319 मिलियन, और उससे मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू बनती है। इसी तरह आगे चले जाएं 30 सितंबर की प्राइस, तो यही वैल्यू बनती है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरीके से वो निकालते हैं। और अगर हमने 31 मार्च की वैल्यू निकालनी होगी तो जो लेटेस्ट उसकी प्राइस चल रही होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम यही अज्यूम करते हैं कि 31 मार्च को जो रीसेंट प्राइस है वो ही रहेगी, और उसकी यहाँ पे फिर बैलेंस शीट में वैल्यू ये आ जाएंगी डिफरेंट। अब ये निकालने का मकसद क्या है, ये यहाँ से हम ये अंदाजा करने की कोशिश करेंगे, ये इसको कहते हैं चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये जो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आ रहा है ना कि Q4 में 4 बिलियन थी, Q1 में 3 बिलियन थी और Q2 में 11.7 बिलियन। तो इसको निकालने के लिए कि अगले क्वार्टर्स में कैसी हो सकती है, हमने ये फिगर्स निकाली हैं। अब यहाँ पे देखें कि Q2 में बहुत ज्यादा आई 11.7 बिलियन, जिसकी वजह से सिर्फ Q2 की प्रॉफिटेबिलिटी उनकी 28 रुपए हो गई पर शेयर। और ये क्यों हुई, क्योंकि फातिमा फर्टिलाइजर खास तौर पे अगर देखें तो इस पूरे अरसे में ये 3 महीने में वो 60 रुपए से 78 रुपए तक चला गया, और JVDC 41 रुपए से 59 रुपए तक चला गया। तो यहां से इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ी कि इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि ये कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, इन्होंने वो कंपनी के शेयर्स बेचे नहीं हैं। जिस दिन बेचेंगे वो रियलाइज्ड हो जाएंगे, वरना ये अनरियलाइज्ड गेन्स रहेंगे। तो ये निकालने के लिए जब हमने यहाँ पे देखा कि लेटेस्ट प्राइस पे, क्योंकि अब फातिमा की 78 से 87 हो गई है, तो वो वैल्यू कितनी बनेगी, इसी तरह JVDC उसके आसपास ही है, पावर की ज्यादा हो गई है, तो वो अगर हम निकालें और आज की डेट्स पे ही अगर 31 मार्च पे क्लोजिंग होती है, तो इस क्वार्टर में इनकी जो चेंज इन फेयर वैल्यू बनेगी वो तकरीबन 4 बिलियन की बनेगी। और यहाँ पे आपको ना ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कल को एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में ये फातिमा फर्टिलाइजर मिसाल के तौर पे अगले क्वार्टर में 30 जून तक जाके कहीं 70 रुपए पे चला जाता है किसी भी वजह से, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, तो ये भी याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर ऊपर जाती जाएंगी तो ये जब तक ऊपर जाएंगी तब तक ये इसमें यहाँ पे पॉजिटिविटी आती रहेगी। लेकिन हम आगे जाके फिर इसको थोड़ा सा तफसील में और देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये आनी बंद हो जाती है, यानी कि कंपनीज की वैल्यूज ऊपर नहीं जाती लेकिन नीचे भी नहीं आती, और ये चेंज इन फेयर वैल्यू तकरीबन 0 के आसपास रहती है, तो फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हो सकती है। अच्छा, ये एक सिर्फ एस्टिमेट है। अगेन सपोज करें 31 मार्च को भी ये वैल्यू जो आज की वैल्यू पे क्लोज हो जाती हैं, फिर भी ये अमाउंट सिर्फ 4 बिलियन नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें ये जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, रीट्स हैं, इनकी वैल्यू के ऊपर नीचे होने का इम्पैक्ट भी आएगा। और वो लेकिन अगेन उसमें से ज्यादातर अनकोटेड हैं, तो हमें नहीं पता कि उनकी वो वैल्यूएशंस किस तरह निकालेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, तो उसकी तफसील हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे इम्पैक्ट शामिल नहीं किया। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट उसका होगा। अच्छा, ये हो गया जी, ये इस यहाँ से प्राइस की लिंकेज आ गई और सब कुछ आ गया। अब हम चलते हैं अपने इस सेक्शन नंबर 2 पे कि वहां पे क्या लिखा है। अब यहां से हमने कुछ वैसी, ये एक तो ये यहाँ पे आ गई है कि फातिमा के 319 मिलियन शेयर्स हैं इनके पास, JVDC के 150 मिलियन हैं, इसी तरह वो यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अच्छा, इनको डिविडेंड इनकम इन्होंने लिखा हुआ है कि अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं, जब उनका डिविडेंड का राइट एस्टेब्लिश हो जाए। डिविडेंड रिसीव होने पे इनकम नहीं होती, डिविडेंड का राइट एस्टेब्लिश होने पर इनकम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा डिविडेंड का राइट कब एस्टेब्लिश होता है, जब बुक क्लोजर स्टार्ट होता है, एक्स डेट जब आती है। तो फातिमा फर्टिलाइजर ने जो अभी 4.25 रुपए का डिविडेंड दिया, ये Q3 फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किया है, लेकिन ये अप्रैल में जाके इसका वो बुक क्लोजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि Q3 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पे ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट आएगा
Q4 में, यानी कि अब आने वाले क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा ये, लेकिन जो उससे अगला क्वार्टर होगा, साल का आखिरी क्वार्टर, उसमें अच्छी हो जाएगी। और वो देखें, वो जो इम्पैक्ट है कितना है, वो तकरीबन 1.3 बिलियन का है। ये पीछे कम था, अब वो ज्यादा हो गया है। इसी तरह Q2 में इन्हें जेवीडीसी का भी मिला, जीआरआर से डिविडेंड मिला, इसका आरिफ हबीब से मिला, सचल एनर्जी से मिला। तो इसलिए भी Q2 में यानी कि एक फेयर वैल्यू का इम्पैक्ट भी आया, फिर डिविडेंड इनकम भी अच्छी हुई, तो वहां पे ईपीएस ज्यादा हो गई है। अब ये यहाँ से एक हमने इस तरह रिकॉर्ड किया है। अब आगे जब डिविडेंड आते जाएंगे, अगर इनकी कंपनीज देंगी, तो हर क्वार्टर में यहाँ से पता लगता रहेगा कि वो कब जाके इनकी उसमें बुक्स में रिफ्लेक्ट होंगे। अब नंबर 3 पे आते हैं। हम यहाँ से ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इनकी आने वाले 2 सालों में डिविडेंड इनकम कितनी हो सकती है। अब देखें, जो 24 में इनकी डिविडेंड इनकम आ रही है ना, वो आ रही है अकाउंट्स में 3.6 बिलियन। और जब हमने उसको अकाउंट्स के अंदर से जाके खोल खोल के फिगर्स को निकाला, तो वो आ रही थी आरिफ हबीब की 119, सचल एनर्जी की 1373, फातिमा की 1520, रियल एस्टेट में उन्होंने मिक्स करके लिखा हुआ था 531, जिसमें जेवीडीसी के 257 थे, बाकी दूसरों के होंगे, और ये टोटल बन रहा था 3543। फिर कुछ फिगर्स हमने आपसे कहा ना, वो यहाँ पे मिसिंग हैं, तो कुछ बाकी वो चीजें होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ से बताने का मकसद ये है कि जो हमने फिगर्स निकाली वो मोस्टली उसका 95% से ज्यादा को कैप्चर कर रही हैं। तो इन्हीं की बेसिस पे हम अगले साल की डिविडेंड इनकम निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखें अकाउंट्स में अगर देखें फिगर्स, तो ये 3.6 बिलियन जा रही है, और आफ्टर टैक्स उसका, क्योंकि डिविडेंड्स के ऊपर 15% टैक्स है, इतनी अमाउंट बनती है, और पर शेयर 7.4, यानी कि इनकी जो 2024 के साल में जो ईपीएस आई थी तकरीबन 22.5 रुपए की थी शायद, उसमें से 7.4 का जो रुपए की ईपीएस थी, वो इनकी डिविडेंड इनकम पे थी, जो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और उसके अलावा जितना भी था, वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर जाने की वजह से, बढ़ने की वजह से वो उसका इम्पैक्ट आया, तो मिला के वो 22 रुपए बना। और इन्होंने 7 रुपए का डिविडेंड दिया, तो यानी कि यहाँ से ये भी अंदाजा होता है कि जितना भी इनको डिविडेंड मिल रहा है, वो तकरीबन ये आगे डिविडेंड बांट रहे हैं। तो यहाँ से हम इनकी आने वाले सालों की ये कितना डिविडेंड देंगे या दे सकते हैं, वो भी निकल आएगा। क्योंकि अनरियलाइज्ड जब गेन इनको होता है, वो इन्वेस्टमेंट बेचते तो नहीं है, तो इसलिए उसमें से ये डिविडेंड देते भी नहीं है, विच इज लॉजिकल। अब हम ये अंदाजा करते हैं कि 2025 में क्या होगा। अब आरिफ हबीब ने अभी 2025 में 250 का डिविडेंड, ये तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया ना कि 25 का साल अभी चल रहा है और 250 का वो दे चुके हैं, तो वही हमने लिख लिया है कि उन्होंने 250 का दिया, और इसके आगे अब इस साल के अंदर डिविडेंड नहीं देंगे। अब जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा जून में, उसका जो डिविडेंड देंगे वो 2026 की इनकम बनेगी आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की। और अभी के हालात में हम यही अंदाजा करते हैं कि आरिफ हबीब लिमिटेड 250 का डिविडेंड ही इस फाइनेंशियल ईयर एंड पे देंगे, तो वही अगले साल की इनकम रिकॉर्ड कर ली है। फिर सचल एनर्जी का इन्होंने 1373 24 में भी दिया, यानी कि 23 फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने दिया होगा, तो इनकी 24 की इनकम बनी। फिर 24 में भी यही दिया होगा जो 25 में इनकी इनकम बनी। और अभी के लिए यही अंदाजा करते हैं कि वो स्टेबल रहेगा, 25 में भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो सचल एनर्जी जो है वो इतना ही डिविडेंड देगा, तो वो इनकी आगे इनकम हो जाएगी। अब फातिमा को देखें, उन्होंने इस साल 7 रुपए का डिविडेंड दिया, तो 1520 बने। हम अभी के लिए अंदाजा करते हैं, क्योंकि फातिमा की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है, थोड़ा सा अर्ली है ये कहना, लेकिन फिर भी हम अंदाजा करते हैं कि जो ईयर एंड पे अभी डिविडेंड दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो अगले साल डिविडेंड देंगे। तो 25 में इनकी जो इनकम है वो, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ, 25 में इनकी इनकम 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, सॉरी, 25 में इनकी इनकम वो होगी जो ऑलरेडी, एक तो फातिमा ने ईयर एंड पे डिविडेंड दिया था 887 का, और एक जो अभी दिया है इंटरिम पे 1300, मतलब उन्होंने फाइनल पे दिया, सॉरी, तो वो 1356, इन दोनों को मिला के होगा। लेकिन 26 में हम ये कह रहे हैं कि 8.5 रुपए का डिविडेंड हो सकता है अगले 12 महीने में, यूं समझ लें अगले 12 महीने में 8.5 रुपए का डिविडेंड फातिमा दे सकती है, जो कि इनकी 2026 की इनकम रिकॉर्ड होगी, और वो 2712, 2
7 बिलियन बनेगा। तो ये हमारा एस्टिमेट है। आई होप को थोड़ा सा खिचड़ी हो गई, लेकिन आई होप समझ आ गई होगी। नहीं आ गई होगी तो बस फिगर्स पे रिलाई कर लें भाई। अच्छा, उसके बाद और जो रियल एस्टेट है, अभी उसमें इनकम ज्यादा हो जाए तो डिविडेंड ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी अंदाजा यही करते हैं कि वो ऐसे ही चलेगा। उस हिसाब से देखें तो 2025 की डिविडेंड इनकम इनकी 4.3 बिलियन हो सकती है और 2026 की डिविडेंड इनकम 4.8 बिलियन हो सकती है। इसमें से टैक्स का इम्पैक्ट निकाल लें तो तकरीबन 2025 की सिर्फ डिविडेंड इनकम जो इनको मिलेगी वो 9 रुपये हो सकती है और जो 26 में डिविडेंड इनकम मिलेगी वो तकरीबन 10 रुपये हो सकती है। यानी कि यहाँ से हमने ये अंदाजा लगाया कि अगर इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स जहाँ भी हैं, अगर उनकी शेयर्स की वैल्यू ना बढ़े लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चलती रहे और उनका डिविडेंड चलता रहे तो भी इनकी काफी रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है और डिविडेंड भी आ सकता है। और अब हम इसके इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने 24, 25 और 26 की डिविडेंड इनकम का एक एस्टीमेट लगाया, अब हम इसके टोटल ईपीएस का एस्टीमेट लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये यहाँ पे हमने जी पॉपुलेट किया, ये 24 का तो एक्चुअल रिजल्ट है कि डिविडेंड इनकम 3.6 बिलियन थी। फिर हमने देखा कि अदर गेन्स को इनके इममटेरियल थे वो 0.5 बिलियन थे। इसी तरह कुछ कॉस्ट थी वो 0.5 बिलियन थी। मतलब हमें नहीं लगता कि इनमें कोई बहुत ज्यादा वो इम्प्रूवमेंट आएगी या इसमें कोई ज्यादा गड़बड़ होगी। फिर गेन ऑन रीमेजरमेंट यहाँ पे आ गया, वो 24 में कितना था और ये उसका यहाँ पे ईपीएस आ गया कि 24 में 22.35 था। अब 25 में अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये अंदाजा करते हैं कि डिविडेंड इनकम यहाँ से हमने निकाल ली कि 4.3 बिलियन हो जाएगी। अदर गेन्स उसी तरह रहेंगे, कॉस्ट उसी तरह आएगी और जो रीमेजरमेंट का जो गेन है वो हमने कैसे निकाला कि ये जो गेन हमने Q1 में निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये Q1 में जो निकाला ये Q4 24 और Q1 25 का जो डिफरेंस है। फिर हमने जो Q2 में जो गेन निकाला कि इनकी फेयर वैल्यू ऊपर जाने से वो गेन कितना बना और Q3 में निकाला। अब हम अज्यूम यही कर रहे हैं इस वर्किंग के लिए कि 30 जून में भी इन तमाम कंपनीज की शेयर प्राइस यही होगी जो आज है। हमें लगता तो नहीं कि यहाँ से कम होगी, हो सकता है 20-20, 30-30% बढ़ भी जाए, लेकिन अभी इस वर्किंग के लिए अज्यूम करते हैं कि 30 जून को 2025 को वो यही रेट होगा। तो तब 25 में इनका जो गेन ऑन रीमेजरमेंट है वो 16.5 बिलियन होगा और यहाँ पे हमने टैक्स अगेन 15% अंदाजे से लगा दिया है और नेट प्रॉफिट है वो इतना बना और इस साल की ईपीएस इनकी 42 रुपए बनेगी इस तरह। और अब जैसे हमने इसके एस्टीमेट के मुताबिक कहा कि यार हमने तो एक अंदाजा लगा लिया ना कि अगले 26 में भी 40 रुपए की ईपीएस हो सकती है, लेकिन क्या वो हो सकती है कि नहीं इन फैक्ट्स की बेसिस पे? तो 26 का जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि डिविडेंड 4.8 बिलियन बन सकता है। अदर गेन्स अभी उसी तरह रख लें, कॉस्ट एस्टिमेट भी उसी तरह रख लें। यहाँ पे हम अज्यूम ये करते हैं पहले कि 30 जून 2026 में भी इनके शेयर्स की प्राइस वही होगी जहां पे आज खड़ी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे हमने यहाँ पे भी डिविडेंड इनकम का जो निकाला था ईपीएस इम्पैक्ट 9.8, तो तकरीबन उतना ही बना है 9.86। यानी कि अगले साल की ईपीएस अगर इनके शेयर्स की वैल्यू ना ऊपर गई तो फिर इतनी हो सकती है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा हुआ है, हमारा भी ऐसा ही ख्याल है कि अगला एक साल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है, उसके बाद काफी अच्छा भी हो सकता है। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि अब मार्केट का क्या इरादे हैं। तो अगर तो मार्केट अगेन अगले एक साल में 160-70 या उससे भी ऊपर चली गई तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि इन शेयर्स की वैल्यू यहीं पे रहे। ये कम से कम जो है 30% तो ऊपर जानी चाहिए अगर मार्केट इतनी ऊपर चली गई। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इतनी ऊपर ना जाए फिर भी इनकी वैल्यू ऊपर चली जाए, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता कि मार्केट ऊपर चली जाए और इन शेयर्स की वैल्यू यहीं पे रहे। तो बहरहाल अभी ये अंदाजा करते हैं कि अभी यहाँ पे ये जो खास तौर पे ये एसोसिएट्स की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, अगर ये यहाँ से 30% बढ़ जाती है तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि अगर इन सब के शेयर्स की वैल्यू 30% यानी कि फातिमा 120 के पास चला जाता है, पावर 16 पे चला जाता है, जेवीडीसी 80 पे चला जाता है,
तो अगले साल गेन ऑन रीमेजरमेंट जो है वो 12 बिलियन तक हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो पूरे साल की, अगले साल की इनकी ईपीएस भी 35 रुपए के आसपास बनेगी। लेकिन वही बात है कि डिविडेंड उतना ज्यादा नहीं देंगे, वो 8-9 रुपए का ही देंगे, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन होगा। और अगर इतनी बन जाती है और 26 में जाके कहीं इनका स्प्लिट जो है वो होता है, तो उसकी फिर जाहिर बात है वैल्यू 26 में उसकी ईपीएस 3.47 रुपए बनेगी, और ये उसका बस हमने 10 से डिवाइड कर लिया है तो इतनी बनेगी। तो ये इस हिसाब से अब आप अंदाजा करें कि अगर वाकई में, ये अगेन ये सारे आपको अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं, अगर अगले एक साल के बाद इनके शेयर्स की वैल्यू यहीं पे रही तो भी इनकी स्प्लिट के बाद साल की ईपीएस 1 रुपए बनेगी और डिविडेंड 1 रुपए का देंगे। उस हिसाब से भी ये 10 रुपए में कोई इतना महंगा नहीं बनता। मतलब आज 100 का है तो स्प्लिट के बाद 10 रुपए का हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर जाती रही तो इनकी ईपीएस बेहतर रहेगी। उस हिसाब से किसी सूरत ये एक साल के बाद 10 रुपए का तो इसका लॉजिकल नहीं बनता। तो ये यहाँ पे सारी डिटेल वर्किंग हमने आपके सामने पेश की, और इस तरह का एनालिसिस जो है वो कई दफा मतलब कुछ कंपनीज के केसेस में तो ब्रोकर्स ने भी किया होता है, लेकिन हर कंपनी को वो भी इस तरह एनालाइज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी 20-25 कंपनीज अपने यूनिवर्स में रखी होती हैं जिनको फॉलो कर रहे होते हैं। हालांकि वो चाहें तो हर कंपनी के केस में उनके पास एक्सपर्टीज है, वो इस तरह की वर्किंग भी बना सकते हैं। अब ये अलग बात है कि उन्होंने बनाई हो और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर ना करते हो, तो वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ये काफी ज्यादा हमने इसको डीप डाइव करके यहाँ पे सामने वो सारा इसका कच्चा चट्टा हमने खोल दिया है, और यहाँ से इसके मुस्तकबिल की असेसमेंट बहुत आराम से की जा सकती है, और हर क्वार्टर पे इसकी अपडेट करके देख भी सकते हैं कि कहाँ पे स्टेटस चल रहा है इसका। लेकिन जो सबसे अहम जो है समझना जरूरी है, मतलब फॉर एग्जांपल अब वाकई में इसकी 2026 में 3.5 रुपए की ईपीएस हो जाती है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता शेयर्स अपने 10 के मल्टीपल के पास जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू तो फिर 30-35 रुपए बन सकती है। लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है कि अगर वाकई में इतना ऊपर चला जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसमें से फिर एग्जिट भी लेना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि जब इसकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ना कम हो जाएगी तो फिर इसकी ईपीएस भी इतनी ज्यादा बढ़ना कम हो जाएगी। ये और बात है, वक्त के साथ देखिए इनके पास फालतू पैसे बचे, उसको फर्दर इन्वेस्ट करें, वहां से फर्दर इनको रिटर्न मिले, तो वो तो फिर साथ साथ बाद में असेसमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जब इनकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कहीं जाके रुक जाएंगी तो फिर ईपीएस कम भी हो सकता है, और अगर वो नीचे आना शुरू हो जाएं तो फिर ईपीएस नेगेटिव में भी जा सकता है। इनके पिछले 1-2 सालों में नेगेटिव में भी रहे हैं ईपीएस इसी वजह से। लेकिन ये और बात है कि फिर भी हमें लगता है कि अगर इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज डिविडेंड्स देती रहेंगी तो ये भी आगे से डिविडेंड देते रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से जो लॉस होगा अगर मुस्तकबिल में हो तो वो भी अनरियलाइज्ड लॉस होगा, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो नहीं, और जिस तरह अनरियलाइज्ड गेन होने पे कोई फालतू डिविडेंड नहीं देते, उसी तरह अनरियलाइज्ड लॉस होने पे जो डिविडेंड इनको मिल रहा है और जो आगे अपने शेयर होल्डर्स में बांटते हैं वो काटना भी नहीं चाहिए। और अगर सपोज करें ये 2-3 साल में इनकी ईपीएस 30-30 40-40 रुपए हो जाती है और उसके बाद फिर स्टेबल होके 10 रुपए तक भी चली जाती है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जरूर ओवरऑल इस कंपनी के लॉन्ग टर्म पे इस तरह से पड़ेगा कि यहाँ से हमने उसकी इक्विटी लिख के उसकी बुक वैल्यू निकाली है कि उसकी बुक वैल्यू काफी बढ़ गई है। अब 23 में 48 रुपए थी, 24 में 80 रुपए हो गई, 25 में उम्मीद है 112 रुपए हो जाएगी, और 26 में भी अगर इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी 30% तक उसकी कंपनी की वैल्यूज चल गई और 26 में भी अगर 35 रुपए का ईपीएस आ जाता है तो 140 रुपए तक की तो इसकी अनकंसोलिडेटेड कंपनी की बुक वैल्यू चली जाएगी, और कंसोलिडेटेड की उससे भी ज्यादा हो जाएगी, और इस कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी बुक्स में कॉस्ट पे आती हैं। तो ओवरऑल एंटरप्राइज वैल्यू इतनी अच्छी हो जाएगी कंपनी की कि अगर इस शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ती, यानी ये स्प्लिट होने के बाद 10 से 20 की रेंज में ही रहता है ऑलरेडी,
18 पे जाने पे डबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी वहां से ज्यादा ऊपर नहीं भी जाता तो भी ये कंपनी की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस काबिल होगा शेयर कि इसको फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो अब इस पूरे एनालिसिस को देख के अभी भी एक मर्तबा आप दोबारा से सोच लें, जिन्होंने इस शेयर में अभी एंट्री नहीं ली, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहने का मकसद ये है कि आपको पता है कि हमारा स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्टेशंस होती ही साल में 20 से 25% रिटर्न की हैं, और अगर ये एक साल में इन्वेस्टमेंट 90 रुपए से डबल ना भी हुई, 20-25% तो कहीं भी नहीं गया। वो तो 2 दिन में ये कंपनी आपकी जेब में डाल सकती है, कभी भी जब इनके प्लेयर्स का मूड बने। तो इसलिए अभी भी आप इस एनालिसिस को एक दफा फिर से देखें, और अगर आपको अभी भी लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई, तो अपने फैसले पे एक मर्तबा फिर से रिविजिट कर लें, फिर से गौर कर लें उसके ऊपर। तो ये था जी मदर ऑफ ऑल एनालिसिस। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।